हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 31 अगस्त 2024 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी जो रेगुलर बेसिस पर दे ही रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए फिर से ये जानकारी लेके आया हूँ कि हमारा जो सी सेट का लाइव क्लास है, इसका बैच 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 20 सितंबर तक आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस का मतलब है कि क्लासेस लाइव तो होंगी ही होंगी, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तीनों ही चीज़ें यानी कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों को ही इसमें कवर किया जाएगा। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस रहेगा, PYQs का डिस्कशन किया जाएगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे और साथ ही साथ आप लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, उसके थ्रू भी मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और ये सारी की सारी जो फैसिलिटी या सुविधाएं हैं, ये आपको सिर्फ 399 रुपये, ओनली एट 399 रुपीज़ में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बैच की स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। और बाकी हमारी जो मंथ एंड सेल है, सुपर सेल, इसमें भी आप लोगों को फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। 3 दिन के लिए ये सेल थी। आज इस सेल का भी जो है वो आखिरी दिन है। तो आज रात 12 बजे तक आप लोगों के पास अभी भी समय है कि आप हमारे किसी भी कोर्स या PDF नोट्स को अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारी ऐप वेबसाइट है okul.co, या ओकुल नाम से ही प्ले स्टोर पर ऐप भी है। आप ऐप पे या वेबसाइट पर जा सकते हैं और जो भी कोर्स या PDF नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं उसको कार्ट में ऐड करें। पेमेंट करने से पहले इस कोड का यूज़ कर लें, AUG30। ठीक है, AUG30 इस कोड का यूज़ कर लें, तो इससे आप लोगों को 30% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सेल है वो आईना सीरीज़ के जो मंथली कंपाइल्ड PDFs हैं उसमें, और जो ये सी सेट का लाइव कोर्स है इस पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्कुल बेस्ट प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो इसमें कोई सेल देने का या कोई ऑफ़र देने की गुंजाइश नहीं है। बाकी लेकिन जितने भी हमारे कोर्सेज़ या PDF नोट्स हैं उनमें आप सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आज रात 12 बजे तक सेल रहेगी। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो सेल का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। और बाकी आप में से जिन लोगों को भी ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ अमाउंट के थ्रू कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा यही होगा कि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पर लंबे समय तक चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूज़पेपर पर चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका जिक्र करते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। अच्छा, कल हम लोगों ने जो है वो सेशन नहीं लिया, उसके पीछे रीज़न ये है कि कल दो बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स थे। उनमें से भी एक आर्टिकल तो आज पूरा डिटेल में है, तो वो वहीं पर आ जाएगा, और एक छोटा सा आर्टिकल और है वो मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग पहले आज के न्यूज़पेपर की बात करें तो आज के न्यूज़पेपर में जो है वो सबसे पहले यहाँ पर ये न्यूज़ लिखी गई है कि इस साल का यानी कि 2024-25 का जो पहला क्वार्टर होता है, जो फर्स्ट क्वार्टर या पहली तिमाही होती है, उसके GDP के आंकड़े यहाँ पर आ गए हैं और वो बताए जा रहे हैं दैट इज़ 6.7%। ठीक है, और 6.7% का जो ये आंकड़ा है ये पिछले 5 क्वार्टर का अब तक का सबसे लो है। यानी कि अगर आप 2023-24 के क्वार्टर 1 से स्टार्ट करें, मतलब लास्ट ईयर के क्वार्टर 1 से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो 6.7 जो है वो सबसे कम है। अब इसको लेकर यहाँ पर ये बताया गया है कि इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाई, और फार्म सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इसमें कुछ स्लो डाउन है, उसकी वजह से जो GDP ग्रोथ रेट है वो गिरा है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके का जो क्वार्टरली या मंथली जो डेटा आता है उससे लेकर कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, मतलब वो किसी तरीके से ऐसा यूज़ करने लायक है नहीं। बट फिर भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, एक आध दिन में, एक्सप्लेन पेज पर इसको लेकर कोई आर्टिकल आए तो वहाँ पर अगर कुछ और रिलेटेड कंसेप्ट होंगे तो वो हम लोग समझ लेंगे। वैसे आप लोगों को GDP वगैरह का जो कंसेप्ट है वो हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, और वैसे भी आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। नहीं आता है तो एक बार हमारा जो इकोनॉमी के वीडियो सीरीज़ है ना, उसको जाके आप एक बार देख लीजिएगा।
जहाँ पर हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात की है, जीडीपी कैलकुलेशन की बात की है, अलग अलग तरीके से इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। तो वो सब चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वो कंसेप्ट है। क्लियर। चलिए, इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर एक इमेज दी गई है। आपको पता होगा कि पेरिस में जो है वो अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं, और यहाँ पर इंडिया की एक शूटर है जिनका नाम है अवनी लेखरा। इन्होंने 10 मीटर के उसके दौरान, मतलब 10 मीटर एयर राइफल का जो इवेंट है उसके दौरान इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और सक्सेसिव पैरा ओलंपिक गेम्स, मतलब पिछले बार का जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और इस बार भी गोल्ड मेडल जीता है। ये पहली ऐसी भारतीय बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हो। और भारत की ही मोना अग्रवाल जो है उन्होंने इस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो अभी तक भारत के इस इवेंट में, मतलब जो ये पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं 2024 के, ये भी पेरिस में ही हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें 4 मेडल भारत के हैं, ठीक है। टोटल आई थिंक 1 सिल्वर है, 1 गोल्ड है और 2 ब्रॉन्ज है, ठीक है। और भारत जो है वो, कल मैंने शायद चेक किया था तो 9th पोजीशन पे था, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज पर एक आर्टिकल है और यहाँ पर एक साइक्लोन का जिक्र किया गया है, दैट इज साइक्लोनिक स्टॉर्म आसना, ठीक है। साइक्लोनिक स्टॉर्म आसना ड्रिफ्ट्स फ्रॉम गुजरात कोस्ट एंड नो इम्पैक्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट मतलब कि ये जो गुजरात का तट है, गुजरात का कोस्ट है, वहाँ से ये ड्रिफ्ट हो गया है, खिसक गया है, और इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ऐसा आईएमडी यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो डीप डिप्रेशन है, डीप डिप्रेशन का मतलब होता है जो एक लो प्रेशर का एरिया बन रहा है, ठीक है, ऑफ द गुजरात कोस्ट हैज़ इंटेंसिफाइड इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म। और इसका नाम जो है वो याद रखिएगा, दैट इज़ आसना। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, इस तरीके के स्टॉर्म्स वगैरह का नाम। और ये नाम जो है वो रखा है पाकिस्तान ने। इज़ मूविंग अवे फ्रॉम इंडियन कोस्ट एंड विल नॉट हिट गुजरात। ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि ये भारत का जो तट है, गुजरात का जो कोस्ट है, वहाँ से ये दूर जा रहा है और ये गुजरात को हिट नहीं करेगा। इस वेदर सिस्टम की वजह से गुजरात में वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हो गया है ना। प्री साइक्लोनिक स्टेज की वजह से ही आप रोज़ सुन भी रहे होंगे कि गुजरात में जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है, ठीक है। तो उसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत में जो इस तरीके के साइक्लोन्स या चक्रवात आते हैं, जो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में इंटेंसिफाई होते हैं, ये जनरली मोर कॉमन है या तो जो प्री मानसून सीज़न होता है मार्च से मई का उस समय, या फिर जो पोस्ट मानसून सीज़न होता है अक्टूबर से दिसंबर का उस समय। और इन साइक्लोन्स में से भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला होता है वो जनरली मई और नवंबर के दौरान जो है डेवलप होता है। अब ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मानसून करंट्स एंड अदर अनफेवरेबल ओशन फैक्टर्स, systems rarely intensify into cyclones during the जून टू सितंबर मानसून सीजन, ठीक है। क्योंकि इस समय आपको पता है कि जो मानसून करंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और साथ ही साथ जो बाकी एक साइक्लोन के डेवलप होने के लिए जो ओशनिक फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो भी इस समय फेवरेबल नहीं होते। तो इस वजह से कोई भी इस तरीके के जो लो प्रेशर सिस्टम्स बनते हैं वो रेयरली साइक्लोन्स में डेवलप होते हैं जून से सितंबर का जो मानसून सीज़न है इस दौरान। और इस वजह से ये जो साइक्लोन बना है अभी आसना, ये वाकई में एक रेयर डेवलपमेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि इस समय में, है ना, जून से सितंबर के बीच में ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता है। अब वाइल दिस इज़ द फर्स्ट साइक्लोन टू फॉर्म इन द अरेबियन सी सिंस 1964, वन सच स्टॉर्म हैड फॉर्म्ड ओवर द इंडियन लैंडमास इन 1976 बिफोर मूविंग ओवर द अरेबियन सी। ऐसा आईएमडी का रिकॉर्ड बताता है कि ये पहला साइक्लोन है जो अरेबियन सी में फॉर्म हुआ है 1964 के बाद से। और ऐसा ही एक स्टॉर्म जो है वो इंडियन लैंडमास के ऊपर 1976 में बना था, और वो फिर इंडियन अरेबियन सी के ऊपर से मूव किया था। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका अगर अभी रियल टाइम स्थिति दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडिया दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसको अगर जूम करूँगा तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। इसका जो पाथ है वो ये दिखाया गया है। वैसे आपको ये गुजरात कोस्ट पे हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है अभी के हिसाब से, बट प्रेडिक्शन ये बताया गया है कि चांसेस बहुत कम है कि ये गुजरात में हिट करेगा।
तो हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करे, है ना, जो यहाँ से इधर पाकिस्तान की तरफ जा सकता है, बट इधर गुजरात में हिट करेगा ऐसा मुश्किल है। लेकिन ये इसकी अभी जो है वो प्रेजेंट स्थिति बताई गई है। ठीक है, ये प्रेजेंट स्थिति बताई गई है सुबह 5:30 बजे की। और फिर ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में मूव हो जाए, बट आईएमडी ने तो यही कहा है कि गुजरात कोस्ट पे ये हिट नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया। इसको मैं अगर क्लोज करूं और आगे बढ़ूं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया है ना। नाम याद रखिएगा आसना, और नाम रखा है पाकिस्तान ने, ये भी याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक न्यू अपॉइंटमेंट है, इसको आप लोग याद रखें। सोमनाथन टेक्स ओवर एज कैबिनेट सेक्रेटरी फ्रॉम राजीव गौबा। टीवी सोमनाथन जो है वो नए कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं। ठीक है, नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, है ना। और जो राजीव गौबा हैं उनका सुपरएन्यूशन यहाँ पर हो गया है। गौबा जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं 2019 से, और उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड, मतलब इतना लंबा टर्म किसी ने एज आ कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर नहीं अभी तक पूरा किया था। तो अपने अनप्रेसिडेंटेड 5 साल का टर्म इन्होंने यहाँ पर राजीव गौबा ने पूरा किया। और अनटिल रिसेंटली, अभी मतलब ये टीवी सोमनाथन जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी से बनने से पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव हुआ करते थे। और इनको नेम किया गया कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन अगस्त 10 विद अ 2 ईयर टेन्योर, मतलब 10 अगस्त को इनको अनाउंस किया गया कि ये जो है वो अगले कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, और इनका जो टेन्योर या कार्यकाल रहेगा वो 2 साल का रहेगा। ठीक है, 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के ये आईएएस ऑफिसर हैं। और जनरली क्या आप वैसे कह सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी जनरली जो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है, सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। बट आप यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए कि राजीव गौबा अगर 5 साल तक कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, तो उस दौरान उनमें मतलब उनके बैच के कुछ 1 आध साल बाद के कुछ ऐसे लोग होंगे कि अगर ये 2 साल 3 साल में रिटायर हो जाते तो दे वुड हैव गॉट द चांस टू बी एट दिस पोजीशन। ठीक है, बट क्योंकि अब ये 5 साल तक रहे, तो इनके बाद के 1 आध साल वाले बैच के लोग जो होंगे वो तो इस पोजीशन में पहुंचे बिना ही रिटायर हो गए, है ना। तो ये चीज़ है, समझ गए बात। लेकिन यहाँ पर याद रखना टीवी सोमनाथन इज़ द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो ये ध्यान रखना कि पोजीशन वाइज भी, मतलब सीनियोरिटी वाइज तो मैंने आपको बता दिया, बट पोजीशन वाइज भी ही इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट इन द कंट्री। जो देश का सबसे ऊंचे पद पर जो सिविल सर्वेंट होता है, मतलब एक आईएएस ऑफिसर जो होता है ना, मतलब आप लोगों में से भी कई सारे लोगों का ये सपना हो सकता है कि टू बी या कैबिनेट सेक्रेटरी वन डे। ठीक है, कि आप में से भी कुछ लोग ये सपना देख सकते हैं या ये चाह सकते हैं कि एक दिन आप भी जो है वो कैबिनेट सचिव बनेंगे। तो कैबिनेट सचिव बनने के लिए लेकिन थोड़ा सा ना आपका जो मतलब एंट्री है इनटू द सर्विसेज वो जल्दी होनी चाहिए। अगर बहुत लेट होगी तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि अराउंड 30 to 35 ईयर्स के आसपास की अगर सर्विस आपकी है, ठीक है। अब जैसे ये टीवी सोमनाथन 1987 बैच के हैं, तो 1987 बैच का मतलब आप समझ रहे हैं 13 साल उधर 24 साल इधर, तो 37 साल 37 ईयर्स की सर्विस के बाद इनको ये मौका मिल रहा है। और 60 साल की उम्र में तो रिटायर हो जाना है। ठीक है, तो मतलब अगर आप वही है कि 21-22 साल की उम्र में जो कैबिनेट वो बन गया, मतलब सर्विस में एंट्री ले लिया आपने 21-22 साल की उम्र में, तो आपके चांसेस बन सकते हैं कि अराउंड 35 ईयर्स की सर्विस के आसपास आप पूरी करने के बाद तब आप इस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसमें भी फिर वही है कि किस्मत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ हो गया कि कोई बीच में आपसे पहले वाला जो है वो अगर ज़्यादा लंबे समय तक टिक गया, है ना, अगर सरकार ने उसका अपॉइंटमेंट लंबे समय तक कंटिन्यू रखा, तो फिर भी आपका चांस हो सकता है कि ना आए। बट फिर भी एटलीस्ट अगर आप 21-22 साल की उम्र में पहुंच जा रहे हैं, देन यू हैव अ रियली गुड चांस कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी अपने सर्विस के अंतिम पड़ाव पर, मतलब जब आप रिटायर होने वाले होंगे उससे 1-2 साल पहले आप जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं, उस पद तक। ठीक है, तो आप में से जो भी लोग अभी कम उम्र के हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक अच्छा चांस है। 21 साल में आप पेपर देना शुरू करते हैं, तो 22-23 साल में मैक्सिमम आप कोशिश करें कि अगर शुरुआत में एंट्री आपको मिल जाए 1-2 साल में,
तो इट इज़ गुड, तो आप इस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग सीधा एक्सप्लेन पेज पर आएंगे। बीच पर और कोई आर्टिकल यहाँ पर है नहीं। एक्सप्लेन पेज पर बेसिकली 2 आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं, और एक आर्टिकल मैं ये वाला आपको दूंगा, इसको आप लोग एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। ये बेसिकली इसी का एक्सटेंशन पार्ट है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा ज़रूर। चलो यहाँ पर देखो क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है इंडियाज़ सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन। कल वाले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल यही यही था। ठीक है, वो छोटा सा आर्टिकल था, यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ठीक है, इंडियाज़ सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन, भारत की दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी सबमरीन। ठीक है, देखो इंडिया की जो सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन है, इसका नाम है, पहले तो नाम याद रखेंगे, दैट इज नेम इज अरीघात। क्या नाम है? अरीघात। ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना? तो इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन दैट इज द अरीघात, इसको कमीशन किया गया है इनटू द इंडियन नेवी में। परसों के दिन ये कमीशन हुई है विशाखापट्टनम में। और सबमरीन हैज़ अंडरगॉन एक्सटेंसिव ट्रायल्स ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, और इसका पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा ट्रायल वगैरह हुए हैं। अब इसकी कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि जो ये अरिहंत क्लास सबमरीन है, ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो क्लास है ना, ये अरीघात जो सबमरीन है ये किस क्लास की है? दैट इज़ अरिहंत क्लास की, है ना? अरिहंत क्लास की ये सबमरीन है। ये फर्दर क्या करेगी? इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है ऐसी कैपेबिलिटी जिसके थ्रू आप न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं तीनों ही प्लेटफॉर्म से, मतलब लैंड से, एयर से और वाटर से। दैट इज़ नोन एज अ न्यूक्लियर ट्रायड। ठीक है, तो भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को ये स्ट्रेंथन करेगा, ऐसा बोला है। भारत का जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, ठीक है, न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब होता है कि न्यूक्लियर अगर आपके पास है तो उससे आप किसी को, मतलब अपने दुश्मन को डरा सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिटरेंस को इन्हेंस करेगा। इसके बाद इस रीजन में पीस और स्ट्रेटेजिक बैलेंस को इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा, और भारत की या देश की सुरक्षा में, उसकी सिक्योरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव रोल प्ले करेगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला है। अब अरीघात के अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये 6000 टन की आईएनएस अरीघात ये अपने प्रीडिसीजर को ज्वाइन करेगा। मतलब पहले भी एक न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास है, दैट इज़ आईएनएस अरिहंत, और एज अ की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर ट्रायड। मैंने आपको यही बताया कि न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है किसी भी देश की जो एबिलिटी या क्षमता कि वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स इन द एयर, लैंड एंड एट सी। ठीक है, यानी कि तीनों जगह से, हवा से भी, ज़मीन से भी और पानी से भी, तीनों जगह से अगर हम न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं, ऐसी हमारे पास एबिलिटी है, तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रायड। ठीक है, तो इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री, ये ध्यान रखिएगा। और भारत कुछ ही ऐसे देशों का हिस्सा है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये देश कौन कौन से हैं? बाकी इसमें है अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और फ्रांस। सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं, और एक इंडिया। टोटल 5 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटीज़ हैं। अब आईएनएस अरिहंत की अगर हम बात करें तो आईएनएस अरिहंत को नेवी में इंडक्ट किया गया था या शामिल किया गया था 2016 में। दिस प्रोवाइडेड इंडिया विद अ मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसके थ्रू ही भारत का जो मैरीटाइम मतलब स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो पहली बार इसके थ्रू मिली थी। और आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो आईएनएस अरिहंत के थ्रू पूरा हुआ था। ट्रायड का मतलब आई होप समझ गए आप कि हवा से, ज़मीन से और पानी से, तीनों जगह से ही न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने की एबिलिटी हमारे पास है। तो ज़मीन से और हवा से तो पहले भी थी, लेकिन पानी से नहीं थी। तो पानी से हमारे पास कब आई कैपेबिलिटी? जब 2016 में आईएनएस अरिहंत जो है उसको नेवी में शामिल किया गया, तब हमारे पास ये क्षमता आई। और जैसे ही हमारे पास ये क्षमता आई तो इसका मतलब हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो पूरा हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड जो है वो आईएनएस अरिहंत के लॉन्च होने के से उस समय हुआ है। ठीक है, अभी नहीं हुआ है, अभी तो एक सेकेंड सबमरीन लॉन्च किया हमने, दैट इज़ आईएनएस अरीघात। अब यहाँ पर लिखा गया है कि भारत की जो न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको ये इन्हेंस करेगा। जो आईएनएस अरीघात की कमीशनिंग हुई है वो इस चीज़ को इन्हेंस करेगा।
न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 2, अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल्स, इनको लैंड और फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है इंडियन एयरफोर्स के, जैसे कि राफेल हो गया या SU-30 MKIs हो गया, मिराज 2000 हो गया। ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो हवा से और ज़मीन से तो बताया गया है। अब जो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड अरिघात है, ये चलेगा भी न्यूक्लियर से ही, ठीक है। इसको जो पावर मिलेगी वो भी न्यूक्लियर से ही मिलेगी। इसमें इंडिजीनियसली बिल्ट K-15 मिसाइल्स, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर से ज़्यादा है, वो इसमें फिट की जाएंगे। और अरिहंत की तरह ही अरिघात जो है ये भी 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर से ही पावर्ड होगा। मतलब चलेगा भी ये, चलने के लिए भी, मतलब खुद के, क्योंकि अब इतना बड़ा ये एक तरीके से शिप है, तो चलने, मतलब सॉरी सबमरीन है, तो चलने के लिए भी इसको पावर चाहिए। तो वो पावर भी इसको न्यूक्लियर रिएक्टर से ही मिलेगी। अरिहंत में भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। और इसकी वजह से ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ रह सकता है। सबमरीन का मतलब वही होता है, पनडुब्बी जो पानी के अंदर रह सकती है। एंड अनडिटेक्टेड फॉर मच लॉन्गर देन कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, ठीक है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के केस में क्या होता है कि वो बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकती। उनको जो अपना प्रोपल्शन सिस्टम होता है ना, एयर, उसमें एयर का यूज़ होता है, तो इसलिए उनको एयर सक करने के लिए बीच बीच में पानी की सतह पर आना पड़ता है, सरफेस पर। बट ये न्यूक्लियर पावर्ड है तो इनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं और अनडिटेक्टेड, मतलब इनके बारे में किसी को पता भी ना लगे, ऐसा ये रह सकते हैं अंदर, ठीक है। अब इसके बाद भारत की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर को लेकर, वो नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, ठीक है। कि हम पहले न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन इंडिया इज़ कमिटेड टू यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स ओनली फॉर डिटरेंस एंड रिटेलिएशन। लेकिन भारत जो है वो कमिटेड है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल सिर्फ डिटरेंस के लिए, डिटरेंस का मतलब वही हो गया कि औरों के सामने, औरों के मन में डर पैदा करने के लिए कि हमारे पास भी न्यूक्लियर है, और रिटेलिएशन के लिए। रिटेलिएशन का मतलब है कि अगर आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए, जवाबी हमला करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करेंगे। एंड विद इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव अ न्यूक्लियर अटैक एंड देन लॉन्च अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक, अ न्यूक्लियर सबमरीन एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटरेंट। क्योंकि इसकी ये एबिलिटी होती है कि ये न्यूक्लियर अटैक को सर्वाइव भी कर सकता है, और उसके बाद फिर रिटेलिएटरी स्ट्राइक, मतलब इसके ऊपर अगर कोई न्यूक्लियर हमला हुआ तो ये उसको झेल लेगा, और उसके बाद फिर जवाबी हमला भी कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ही जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटरेंट के रूप में काम करते हैं। अब इसके बाद अरिघात जो है वो सिग्निफिकेंटली मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है देन दी अरिहंत, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि अरिहंत जो है उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है अरिघात। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अरिघात इन्वॉल्व्ड एडवांस डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें जो डिज़ाइन किया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हुई है। स्पेशल मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग इसमें लगी है, और जो वर्कमैनशिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड इसमें यूज़ हुई है। तो इसीलिए ये आप कह सकते हैं कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड देन अरिहंत। अब इसके बाद अगर हम अरिहंत की बात करें तो इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोजेक्ट, ये लगभग आज से 3 दशक पहले शुरू हुआ था, जिसमें प्राइवेट फर्म्स भी इन्वॉल्व थे और DRDO भी इन्वॉल्व था, ठीक है, अलॉन्ग विद रशिया। मतलब रशिया की मदद से ये जो हमारा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोजेक्ट था ये शुरू हुआ था। अरिहंत को लॉन्च किया गया था 2009 में, और कमीशन किया गया था नेवी में 2016 में एज इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो ध्यान रखिएगा कि हमारी नेवी में, नौसेना में जो पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन शामिल हुई है दैट इज़ अरिहंत। और कब हुई है? 2016 में। INS अरिहंत ने अपना पहला जो डिटरेंस पेट्रोल है वो 2018 में कंडक्ट किया था, और दस इस्टेब्लिशिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर ट्रायड, और वहीं पर जो है भारत का न्यूक्लियर ट्रायड स्थापित हो गया था। अक्टूबर 2022 में द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो रक्षा मंत्रालय है, उसने ये अनाउंस किया द सक्सेसफुल लॉन्च विद वेरी हाई एक्यूरेसी ऑफ अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इन द बे ऑफ बंगाल बाय अरिहंत। की एक सबमरीन लॉन्च, मतलब सबमरीन से लॉन्च की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल
है ना, इसके सक्सेसफुल लॉन्च का इन्होंने यहाँ पर डिक्लेरेशन किया। अब नेवी की अगर हम सबमरीन्स की बात करते हैं तो 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स लार्जर देन अरिहंत एंड अरिघात, यानी कि जो 7,000 टन का जिनका डिस्प्लेसमेंट हो, ये अभी बन रही हैं। ठीक है, इनमें से जो एक है वो कहा जाता है कि वो 2021 में लॉन्च हुई थी, लेकिन उसकी अभी ट्रायल वगैरह चल रहा है तो उसकी कमीशनिंग नहीं हो पाई है। और सेकंड इज़ इन द वर्क्स एज पार्ट ऑफ अ सेपरेट क्लासिफाइड प्रोजेक्ट, और दूसरे के ऊपर अभी काम चल रहा है। इन कंपैरिजन, अब आप तुलना अगर हम करें बाकी देशों से, तो अमेरिका के पास 14 जो है वो ओहायो क्लास SSBNs हैं। SSBN का मतलब वही होता है जो सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर सकती हैं। और 53 यानी कि 53 जो है वो फास्ट अटैक सबमरीन्स हैं। चाइना के पास 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जिनमें से 6 जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं। इंडियन नेवी के पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं इन सर्विस, जिसमें से 7 जो हैं वो किलो क्लास हैं, दैट इज़ सिंधु घोष क्लास भी कहते हैं। 4 जो हैं वो शिशुमार क्लास हैं, और 5 जो हैं वो फ्रेंच की स्कॉर्पियन क्लास या जिसको कलवारी क्लास कहते हैं। ये अटैक सबमरीन हमारे पास हैं 16 कुल मिला के। इंडिया ने जो है वो USSR डेवलप्ड डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास सबमरीन को ख़रीदा था मिड 1980s से, और इन बोट्स की जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 30 साल की हुआ करती थी, और कुछ और लंबे समय तक भी वो थोड़ा सा काम कर सकती है अगर आप उसको उसमें कुछ मॉडर्न डिवाइस फिट कर देंगे तो। जो शिशुमार क्लास है ये एक जर्मन यार्ड हुआ करता था, दैट इज़ हावर्ल्ड स्ट्यूवेट्स डॉश वेर्फ्ट। ठीक है, इसने इसको डेवलप किया है और सब्सिक्वेंटली इसको इंडिया में बनाया गया, और जिसकी कमीशनिंग भी जो है वो 1980 से हुई है। जो कलवारी क्लास सबमरीन्स हैं इनको इंडिया के मझगांव डॉक में बनाया गया है इन पार्टनरशिप विद फ्रांस नवल ग्रुप, और इनकी जो पहली सबमरीन थी कलवारी क्लास की, दैट इज़ INS कलवारी, इसको 2017 में कमीशन किया गया, और उसके बाद फिर कई सारे और इसके वेसल्स जो हैं वो भी लॉन्च किए गए। ठीक है, थोड़ा सा इनका ना आप लोग नाम वगैरह और देख लीजिएगा कि कलवारी क्लास में कौन कौन सी सबमरीन्स वगैरह हैं ये। ठीक है, क्योंकि रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है। इसके बाद टू कैरी आउट इट्स फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेशंस द नेवी इज ऑथराइज्ड टू हैव 18 सबमरीन्स इन द माइलस्टोन दैट हैज़ बीन अचीव्ड विद द कमिशनिंग ऑफ INS अरिघात। तो अपने पूरे ऑपरेशंस को चलाने के लिए नेवी को ये ऑथोरिटी है कि उसके पास 18 सबमरीन्स हो सकती हैं, और ये माइलस्टोन जो है वो INS अरिघात के कमिशनिंग के साथ पूरा होता है। लेकिन किसी भी समय पर जितने भी सबमरीन्स हैं उनमें से 30% जो है उनमें हमेशा कुछ ना कुछ रिफिट, कुछ रिपेयर, कुछ रिनोवेशन जो है वो चलती रहती है। तो इसलिए जो ऑपरेशनल सबमरीन्स की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 18 टोटल हैं, तो उसमें से 30% का मतलब है कि 6 की तो हमेशा रिपेयरिंग ही चल रही है, तो बाकी 12 ही जो हैं वो ही किसी समय पर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। द नेवी हैज़ गॉन फॉर मीडियम रिफिट एंड लाइफ सर्टिफिकेशन which includes major repairs and replacement on a ship, and this has been done to extend the life of some of the aging submarines until the new boats come in। तो बेसिकली कुछ सबमरीन्स के ऊपर रिफिट और मीडियम रिफिट और लाइफ सर्टिफिकेशन बेसिकली किया जाता है, ताकि जो जब तक नई बोट्स या नए सबमरीन्स नहीं आ जाती हैं तब तक जो ये पुरानी हो रही हैं इनसे ही काम चलाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, इसके बाद ये वाला जो आर्टिकल है ना मैं आपको शेयर करूंगा, इसको आप एक बार पढ़िएगा कि व्हाट कमिश्निंग ऑफ अरिघात मीन्स फॉर इंडिया, कि ये जो अरिघात की कमिश्निंग हुई है इसके भारत के लिए क्या मायने हैं। तो थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद एक आर्टिकल हम लोग यहाँ पर और देखते हैं। एक नासा के मिशन ने डिस्कवर किया है कि अर्थ के अराउंड जो है वो एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ठीक है, अर्थ के अराउंड जैसे अर्थ में ग्रेविटी तो होती ही होती है, साथ ही साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अर्थ के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, जो हालांकि बहुत कमज़ोर होता है, वीक होता है, बट होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि नासा का जो एंड्योरेंस मिशन है उससे ऑब्जर्वेशन करते हुए इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने पहली बार जो है वो मेजर किया है प्लैनेट वाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, प्लैनेट वाइड मतलब पूरे के पूरे प्लैनेट पर है ये, और इज थॉट टू बी एज फंडामेंटल टू अर्थ एज इट्स ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब जैसे अर्थ के लिए, जैसे धरती के लिए ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड उसके फंडामेंटल है, वैसे ही फंडामेंटल ये भी माना जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब ये एक एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पहली बार इसको हाइपोथाइज किया गया था आज से 60 साल पहले, व्हेन स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर अर्थ्स पोल डिटेक्टेड एन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स एस्केपिंग द एटमॉस्फेयर इनटू स्पेस। ठीक है, उस समय बेसिकली क्या हुआ था कि एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो अर्थ के पोल के ऊपर से जा रहा था और उसने डिटेक्ट किया कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से स्केप कर रहे हैं, और उसी को साइंटिस्ट ने कहा था पोलर विंड, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पोल से बाहर की तरफ को निकल रही हैं। ठीक है, अब ये क्या था, उसी को यहाँ पर ये मतलब 60 साल पहले इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसी को यहाँ पर ये अब प्रूफ कर रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मेजर किया गया कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ 0.55 वोल्ट है। ठीक है, बहुत कम है, 0.55 वोल्ट है। यह अर्थ के एटमॉस्फेयर में बनता है लगभग 250 किलोमीटर की हाइट पर, जहाँ पर एटम्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज आयंस में ब्रेक होते हैं। ठीक है, जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, मतलब जो सिंपल एटम्स होते हैं, किसी भी चीज़ का जो एटम है, क्योंकि हर एटम के अंदर तो आपके इलेक्ट्रॉन्स और इस तरीके के जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वही हैं। तो जहाँ पर मतलब एटमॉस्फेयर में आप बताया गया है कि 250 किलोमीटर की हाइट पर लगभग ये जो एटम्स हैं ये टूट जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में और पॉजिटिवली चार्ज आयंस में। अब इनका जो चार्ज है वो अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है which tethers the two kind of particles together rather than allowing the heavier ones to sink towards the earth and lighter electrons to drift into space। अब इनकी वजह से जो ये चार्जेस अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो ये दोनों तरीके के जो पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को आपस में बांधे रखता है, आपस में बाइंड करे रखता है। ऐसा नहीं होता कि जो हैवियर आयंस हैं वो अर्थ की तरफ को सिंक कर जाएं और जो लाइटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेस की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल या एम्बी पोलर है। इसकी वजह से, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस में काम करता है, जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं अपनी तरफ नीचे को। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ सिंक करते हैं, वो भारी होते हैं, तो वो आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। और वहीं दूसरे तरफ जो आयंस हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिफ्ट करते हैं आयंस को टू अ ग्रेटर हाइट एज दे अटेम्प्ट टू एस्केप टू स्पेस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेस की तरफ एस्केप करने की उनकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो हल्के होते हैं, तो वो आयंस को भी लिफ्ट करते हैं। और इस प्रोसेस में ही कुछ आयंस जो हैं वो इतने हाई लिफ्ट हो जाते हैं कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप कर देते हैं। तो वही चीज़ हो सकता है जो इन्होंने ये पोलर विंड कहा 19 मतलब आज से 60 साल पहले, हो सकता है कि ये वही चीज़ हो। ठीक है, कि कुछ आयंस जो है वो जब इलेक्ट्रॉन्स उनको लिफ्ट करते हैं तो वो इतने ज़्यादा लिफ्ट हो जाते हैं कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ही एस्केप करके मतलब उससे बाहर निकल के स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये बताया गया है कि अर्थ के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना। अर्थ में ग्रेविटी तो है ना, जो उसका एक आप कह सकते हैं इंट्रिंसिक पार्ट है। मैग्नेटिक फील्ड भी है अर्थ का अपना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जो है वो फाइंडिंग या डिस्कवरी हो सकती है साइंस एंड टेक में। ठीक है, चलिए, तो बाकी तो कोई ज़्यादा आर्टिकल्स आज हैं नहीं, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अच्छा, कल वाला एक आर्टिकल जो मैं आपको कह रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। कल के मैंने आपको बताए थे 2 आर्टिकल्स थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो एक तो यही वाला है, इंडिया गेट सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात की कमीशनिंग से, ये हमने डिस्कस कर ही लिया डिटेल में। एक आर्टिकल जो है वो और है, वो छोटा सा आर्टिकल है वो भी, ये वाला। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन रैंक्ड 81st इन द वर्ल्ड टू बी थर्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी टू हैव कैंपस इन इंडिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, दैट इज़ यूके की, जिसकी वर्ल्ड में रैंकिंग है 81st। ये तीसरी यूनिवर्सिटी होगी जो भारत में अपना कैंपस खोलने जा रही है। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल भी थोड़ा सा अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पर लिखा गया है, दैट इज़
द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, यूके, ठीक है, मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम की ये यूनिवर्सिटी है, इज सेट टू इस्टेब्लिश अ कैंपस इन दी एनसीआर। जो हमारा एनसीआर का रीजन है वहाँ पर ये अपनी एक कैंपस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और एकेडमिक प्रोग्राम शुरू होंगे अगले साल से, जुलाई 2025 से। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कोर्सेज वहाँ पर ऑफर किए जाएंगे, एंड मेकिंग इट द थर्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप अ कैंपस इन इंडिया। और इसके साथ ही ये तीसरी फॉरेन यूनिवर्सिटी बन जाएगी जो भारत में अपना कैंपस खोलेगी। इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है दैट इज़ 81st। इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है दैट इज़ 81st इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। ठीक है, 2024 की जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें 2024 की इसमें 81st रैंक है। और जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है 2024 की, उसमें इसकी रैंक जो है वो 97 है। ठीक है, और NEP 2020 यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, उसकी रिकमेंडेशंस ये थी कि दैट फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बी फैसिलिटेटेड टू सेट अप ऑपरेशंस इन इंडिया एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बी एनकरेज टू सेट अप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज़। ठीक है, ऐसा उसमें बोला गया था कि ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में और इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बाहर अपने कैंपसेस ओपन करें। तो दो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का हमने जिक्र किया था, एक है डाइकिन यूनिवर्सिटी और दूसरी है वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी अपने कैंपस जो है वो गुजरात के गिफ्ट सिटी में सेटअप कर दिए हैं। IIT दिल्ली ने जो है वो अपना कैंपस आबू धाबी में खोला है। IIT मद्रास ने अपना कैंपस जो है वो जांजीबार में खोला है, तंजानिया में, है ना। ये सब चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो है, जो यहाँ पर कैंपस खोलने वाली है, इसके ऑलरेडी साउथहैम्पटन में यानी कि वहीं यूके में और विंचेस्टर में जो है वो कैंपस हैं, और मलेशिया में भी कैंपस है। ठीक है, तो अब ये भारत में भी कैंपस खोलने वाली है। तो बेसिकली छोटा मोटा कहीं पर आपसे वन लाइनर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ द थर्ड यूनिवर्सिटी टू इस्टेब्लिश कैंपस इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा दैट इज़ साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ऑफ यूके। ठीक है, दो ऑलरेडी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, डाइकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग। ठीक है, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने अपना जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है वहाँ सेटअप कैंपस सेटअप किया है। और ये जो है वो कैंपस सेटअप कहाँ पर करेगी, दैट इज़ इन NCR। ठीक है, चलिए, तो यही वाला एक आर्टिकल था। और एक वो अरिघात वाला मैंने आपको बता ही दिया, वो तो हमने आज डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस आज करने थे। तो चलिए, सेशन को इतना ही रखेंगे। और आप में से जो भी लोग आईना सीरीज़ के मंथली कंपाइल्ड PDFs लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मंथली अगर आप लेना चाहें तो एट लेस देन ₹2 पर डे में आप ले सकते हैं, ओनली एट 59 रुपीज़ आपको मिल जाता है। और अगर आप 16 महीने की PDF लेना चाहें तो ओनली एट 680 रुपीज़। 12 महीने की लेना चाहें तो 510 रुपीज़ में मिलती है। सिमिलरली 8 महीने की 345 में और 4 महीने की 175 में। ठीक है, और डे मंथली तो मैंने आपको बता ही दिया, लेस देन ₹2 पर डे 59 रुपीज़ में है। जून जुलाई की आ चुकी है, अगस्त का महीना भी आज कंप्लीट हो रहा है, तो कोशिश करेंगे कि विद इन फर्स्ट 10 डेज़ अगले महीने के आपको अगस्त की जो PDF है वो भी प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, चलिए, बाकी आप हमारे ऐप को ज़रूर जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और आपने अगर हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप प्ले स्टोर मतलब ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारा आईना सीरीज़ के जो फुल कोर्स हैं, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ्स के, अगर आप इनमें से किसी कोर्स में एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। और आज वैसे भी करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना, क्योंकि 30% सेल चल रही है अभी आज के लिए। तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। लास्ट ईयर के कोर्स हैं, अगर आप उनमें चाहें तो उनमें भी एनरोल करें। और इसमें लास्ट ईयर का अब आपको एक साल की पूरी कंपाइल्ड PDF भी दे रहे हैं, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में। दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 499 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे जो ये कोर्सेज़ हैं, PDF नोट्स हैं, ये हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। अगर आपको कहीं से कोई कोर्स देख नहीं मिलता है, ढूंढने में तकलीफ होती है, तो जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर लें। यहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। बाकी CSET का कोर्स जो मैंने आपको बता ही दिया, 5 अक्टूबर से शुरू होगा, 20
सितंबर तक इसमें एनरोलमेंट है। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इसमें ज़रूर एनरोल कर लें, है ना। ओनली 899 हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ के थ्रू आप जाके इसमें बाकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से अगर आप चाहें तो एनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी मंथ एंड सुपर सेल का आज लास्ट दिन है, तो 30% ऑफ हमारे सभी PDF नोट्स और कोर्सेज में आपको मिल रहा है। करना क्या है, हमारी ऐप और वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ से आप कोई भी नोट्स और कोर्स जो एनरोल करना चाहते हैं तो उसको कार्ट में ऐड करें। पेमेंट करने से पहले AUG30 कोड का यूज़ करें, 30% आपको ऑफ मिल जाएगा और उसके बाद आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज रात 12 बजे तक की सेल रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, जो भी लोग यूट्यूब पर इन सेशंस को देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें और जो भी अमाउंट आपको ठीक लगे, जो भी अमाउंट के वर्थ ये कंटेंट आपको लग रहा है, आप हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, सभी लोग करें, सो दैट कि ये सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे चल सकें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी चैनल पर आपको हमारे एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा एज अ बैकअप के रूप में, क्योंकि अभी व्हाट्सएप के ये टेलीग्राम के भविष्य को लेकर थोड़ा सा शंकाएँ आ गई हैं मन में, तो हो सकता है कि आने वाले समय में टेलीग्राम ना रहे, तो इसलिए एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल का भी यहाँ पर जो है वो लिंक दिया गया है इसी चैनल में, तो वो भी आप लोग एज अ बैकअप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।